कोटिसूर्यप्रतीकाशं सुन्दरं तत्त्वसंयुतम् अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयमनुत्तमम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। नक्षत्रों की कड़ी को अब समाप्ति की तरफ लाते हैं और आज है उत्तरा भाद्रपद और अगले रविवार को रेवती। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आप लोगों को अगर आपके जन्म का नक्षत्र पता है तो आप निश्चित रूप से अपने जन्म नक्षत्र को जा करके देख सकते हैं नक्षत्र फल नाम के प्लेलिस्ट में। वहाँ मैंने अश्विनी नक्षत्र से लेकर के आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तक एक एक कार्यक्रम अलग अलग बनाए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम भगवान की कृपा से। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। उसका अर्थ शिव पुराण का है वो मंत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है, मतलब ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र भी है और देवगुरु बृहस्पति की राशि भी है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी देवगुरु बृहस्पति का ही है। दोनों पे देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है। और आप लोग जानते हैं कि नक्षत्र जो होता है वो आसमान में एक जगह से लेकर दूसरे जगह की दूरी है। मतलब ब्रह्मांड में हम दूरी को कैसे नापते हैं? नक्षत्र से ही नापते हैं। तो 333 डिग्री से लेकर के लगभग 346 डिग्री तक का जो आसमान में जो क्षेत्र है ब्रह्मांड का, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आता है। और जब चंद्रमा उस डिग्री पे प्रवेश करते हैं, मतलब 333 डिग्री से लेकर के 346 डिग्री के क्षेत्र पे जब वो प्रवेश करते हैं तो वो मीन राशि में होते हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को आपने समझ लिया कि 333 से 346 अंश का होता है। उसके बाद इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति सूर्य होते हैं, दूसरे चरण के अधिपति बुध होते हैं, तीसरे चरण के अधिपति शुक्रदेव होते हैं और चौथे चरण के अधिपति मंगलदेव होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि अगर कोई जातक जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा है उसकी कुंडली में नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, पहले चरण के अधिपति सूर्य, दूसरे चरण के अधिपति बुध, तीसरे चरण के स्वामी शुक्र और चौथे स्वामी चरण के मंगल, ये 5 ग्रहों का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। देवगुरु बृहस्पति की ही राशि और देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र के कारण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक राजनीति करने वाले, राज्यपाल बनने वाले, मठाधीश बनने वाले, नौकर चाकर से युक्त जीवन जीने वाले, सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होकर के काम करने वाले, LLB, जज, वकील और मठाधीश मैंने बताया, राष्ट्रपति, राज्यपाल और इस तरीके राजदूत, ऐसा क्षेत्र उनके लिए बड़ा उपयोगी होता है या बड़े वो उस क्षेत्र में काम करते हुए देखे जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है। मतलब वो बैलेंस बहुत करता है लेकिन क्रोध भी करता है। इनकी एक कमज़ोरी ये होती है उत्तरा भाद्रपद वालों की, ये कमज़ोर इस मामले में हो जाते हैं कि ये क्रोध के वशीभूत होते हैं। इनको क्रोध आता है। हालांकि वो क्रोध बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, पर फिर भी इन्हें क्रोधी तो कहा जा सकता है। गुरु जो होते हैं वो आकाश तत्व के ग्रह होते हैं, तो क्रोध उबाल मारता है। गलत चीज़ों पे इनको विरोध करते हुए सबसे पहले देखा जाता है। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले ऐसे लोग होते हैं जो वृद्ध हों, एक्सीडेंट हो जाए, वृद्ध हैं तो अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा उस एक्सीडेंट में चोट खाए व्यक्ति की सहायता करते हैं। आप सोचिए, वहाँ जवान अगर लोग हैं, बैठे हैं, युवावस्था पूरा लोग वहाँ पे है, वीडियो बनाएगा। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट लगा तो कोई वीडियो बना रहा है। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का व्यक्ति जिसके पास शरीर में शक्ति सामर्थ्य कम है, फिर भी वो उस व्यक्ति की मदद करता है। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का नेचर है। आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। मतलब वो किसी से उनका वैर नहीं होता, उनकी दार्शनिकता बड़े ऊंचे लेवल पे होती है। वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, पीठ पीछे तो और भी नहीं करते हैं। बोलना होगा तो सामने ही बोल देंगे, पीठ पीछे किसी की आप प्रशंसा नहीं करते। ये मठ के अधिपति होते हैं। ये स्वामित्व स्वीकार करने वाले होते हैं। ये छोटे लेवल पे काम करने वाले, चाकरी और नौकरी करने वाले लोग नहीं होते हैं।
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसका अर्थ है कि व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक और दर्शनीय बात कहने वाला, विचार करने वाला, विचारक समाज का होता है, महान दार्शनिक होता है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में अगर आप बात करें तो व्यवसाय क्या क्या करेंगे, जो कि बहुत, नौकरी तो मैंने बता दिया। इसके साथ अगर व्यवसाय करना होगा तो आप कर सकते हैं खाने पीने का काम, रेंटल प्रॉपर्टी का काम, कोई कटरा जो है वो उसको खरीद लिया, उसमें उसको किराए पे चढ़ा दिया। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के हैं तो ड्राई फ्रूट का काम आपके कुंडली के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पशुपालन भी ठीक रहेगा। रेस्तरां खोलना हो, आराम जहाँ पे किया जाता है, जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला वो कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी योजनाओं से जोड़ करके व्यक्ति धन कमा सकता है जो सरकारी सेवाओं से युक्त हो, सामाजिक हो, और जिसमें सामाजिक सरोकार जुड़ा हुआ हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना हो, उससे भी व्यक्ति धन कमा सकता है और उससे भी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। पारिवारिक जीवन इनका बहुत अच्छा होता है। ये घर के मालिक नहीं होते, मीन राशि के अंतर्गत है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। यहाँ के लोग अपने पति को और अपनी माता को ही मालिक बनाते हैं। घर के कामों में इनका हस्तक्षेप थोड़ा कम सा होता है, जो मिल गया वो खा लिया, पर घर के बाहर पूर्णतया इनका अधिकार काम पे होता है। बाहर के लिए बब्बर शेर होते हैं, घर के अंदर बिल्कुल ही सामान्य पुरुष की भांति माता, पिता, बच्चे और पत्नी का भी आदर करने वाले, लक्ष्मी की पूजा करने वाले उपासक होते हैं और प्रधान होते हैं। ये बाहर में कितने शक्ति संपन्न हैं इनके घर वालों को नहीं पता है। घर के मुर्गी दाल बराबर, लेकिन घर में प्रतिष्ठा खूब देते हैं और महिलाओं के जो होते हैं उसके पक्षधर होते हैं, उनके अधिकारों के पक्षधर होते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के पक्षधर होते हैं। उसके बाद इनको आसानी से किसी को दान देना हो दे देते हैं, शौकीन होते हैं, साफ कपड़े पहनना इन्हें अच्छा लगता है, मित्र इनके बहुत होते हैं, याददाश्त शक्ति बड़ी अच्छी होती है, याद करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, मैनेज करना बहुत अच्छा आता है। बुढ़ापा इनका बड़ा सुखी बीतता है। ये पंचक नक्षत्र है पर फिर भी बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। दीर्घायुष्य का वर इन्हें मिला होता है। ये सारी चीज़ें आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मिल जाए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नहीं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मिल जाता है। अब बात करते हैं दृष्टि की। अगर चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति राजा मतलब राजसिक नौकरी करने वाले, जैसे टैक्स कलेक्शन में चला जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए, आईपीएस बन जाए, राजदूत बन जाए, ऐसा अच्छे पद पे होता है। अगर उसी पे मंगल की दृष्टि होती है तो व्यक्ति रासायनिक क्षेत्रों में काम करने वाला होता है, राजनीति और सैनिक सेवा, वन विभाग, जल विभाग में काम करने वाला, रेडियो और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला होता है। उसी चंद्रमा पे अगर बुधदेव की दृष्टि होती है तो व्यक्ति वक्ता होता है, प्रोफेसर होता है, वैज्ञानिक होता है और ज्योतिषी होता है, पढ़ाने वाला। उसके बाद अगर गुरु की दृष्टि है तो कहना ही नहीं है, क्योंकि अपने ही नक्षत्र और अपने ही नक्षत्र को देखेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, गुरु उसके अधिपति हैं, नक्षत्र को देख ले तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं। शुक्र की दृष्टि व्यक्ति को सुखी, संपूर्ण और श्रेष्ठ पर्यावरण देने वाला, बहुत बढ़िया नेचर का प्रकांड विद्वान ऐसा बना देते हैं। शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति को कृपण, कंजूस, कठोर या कई बार पीठ पीछे बुराई करना हो, जिद्दी हो जाए, मतलब ये टोटल तरीके से अच्छा नहीं होता, इसकी अप्रशंसा की गई है शास्त्रों में। राहु अगर देख रहे होंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चंद्रमा है और राहु देख रहे हैं तो आपको अचानक से बहुत अच्छा धन लाभ दे देते हैं और व्यक्ति राजनीति में वहाँ भी माहिर होता है। जबकि केतु व्यक्ति को शक्ति संपन्न बनाने के बावजूद व्यक्ति विनम्र बना रहता है और चैरिटी में ज़्यादा ध्यान लगाने वाला होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या बात की, 333 से 346 चरण सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इनका प्रभाव चरण के अधिपति के साथ उन पे चंद्रमा के ऊपर ग्रहों की दृष्टि और व्यक्तित्व निर्धारण। अहिर बुध न्याय नमः, ओम अहिर बुध न्याय नमः, इस मंत्र का जप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे जातकों को करना चाहिए। वैसे गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, नित्य मंदिर का दर्शन और कृतज्ञता प्रकट करना इस कुंडली को और भी आगे लेके जा सकता है, ऐसे नक्षत्र वालों को आगे लेके जा सकता है। पुष्प, सुगंधित इत्र से अपने घर को सजा के रखिए, घर की सेवा खुद से करिए, गाय की सेवा भी निश्चित रूप से की जा सकती है। यह आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। व्यवसाय बता दिया, नौकरी बता दी, चरणबद्ध तरीके से सारी चीज़ें बता दी हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ।
भगवान शिव की कृपा से विष्णु जी का प्रादुर्भाव होता है और जब वो निद्रा में चले जाते हैं, वो जल में ही सो जाते हैं, तब उनके ही नाभि कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। मतलब शिव से विष्णु भगवान की उत्पत्ति होती है, ये शिव पुराण में लिखा, और विष्णु भगवान से फिर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है उनके नाभि कमल से, जो बड़ा ही सुंदर कमल था, उस पे ही वो विराजमान थे। अब यहाँ ये फिर तपस्या करेंगे। इसी वजह से तपस्या का अर्थ क्यों होता है हमारे सनातन धर्म में, इसकी महत्ता क्यों है? क्योंकि आपको वो चीज़ मिलता है तपस्या से जो आपको दिखता नहीं है और जिसकी आप खुले दृष्टि से उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से तप की बड़ी महिमा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।